नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके पास में बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि जो प्रत्येक वीडियो अपन नया वीडियो अपलोड करता हूं ताकि वो आपके पास तक पहुंच जाए। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में वाक्य के बारे में अध्ययन किया था, तो यह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने बताए थे मैंने? मुख्य रूप से रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं: सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। बल्कि मूल रूप से वाक्य के भेद होते हैं दो: सरल वाक्य और जटिल वाक्य। जटिल वाक्य के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होता है संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त मिश्रित वाक्य। संयुक्त मिश्रित वाक्य। दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछे जाए तो आपको तीन बताने हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य के मूल रूप से भेद पूछे जाए तो आपको दो बताने हैं: सरल वाक्य और जटिल वाक्य। इसी को सरल वाक्य कह सकते हैं और इसी को अपन साधारण वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य के भी तीन उपभेद होते हैं: संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने सरल वाक्य और साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, इन दो वाक्यों का अध्ययन कर लिया था। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब अपन इस वीडियो में मिश्रित वाक्य का अध्ययन करने जा रहे हैं कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? इसका नाम है दोस्तों मिश्रित। तो इसमें एक से अधिक वाक्यों का मिश्रण है। एक से अधिक वाक्यों का मिश्रण है। जैसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कहते किसे हैं? मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो। एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब दोस्तों, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होते क्या है? जो वाक्य स्वतंत्र हो, जिनका स्वतंत्र रूप से अर्थ निकलता हो, वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। और जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, वो आपका आश्रित उपवाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य में भी, मिश्रित वाक्य के भी तीन उपभेद माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो संज्ञा मिश्रित उपवाक्य, एक है विशेषण मिश्रित उपवाक्य, विशेषण मिश्रित उपवाक्य, एक है क्रिया विशेषण मिश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण मिश्रित उपवाक्य। तो दोस्तों, संज्ञा मिश्रित उपवाक्य या संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, इसमें कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं? इसमें केवल की प्रयुक्त होता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो प्रयुक्त होता है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्योंकि, यदि तो, जब, तब, यथा, तथा, जितना, उतना, जैसी, वैसी। दोस्तों, इसमें संज्ञा आश्रित या मिश्रित उपवाक्य में की का प्रयोग किया जाता है और विशेषण आश्रित मिश्रित उपवाक्य में जो का प्रयोग किया जाता है और क्रिया विशेषण में
क्योंकि, यदि तो, जब तब, यथा तथा, जितना उतना, जैसी वैसी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे कि ये दो उपवाक्यों को, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे इसकी का प्रयोग होगा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो इसमें की का प्रयोग हो गया। वैसे ये आपका मिश्रित उपवाक्य है। अगर मिश्रित उपवाक्य में से आपसे पूछा जाए कि संज्ञा का है, विशेषण का है, क्रिया विशेषण का, तो ये हो गया आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य या संज्ञा मिश्रित उपवाक्य। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। अब इसमें कौन सा तो प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है, कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य हमेशा स्वतंत्र होता है, प्रधान उपवाक्य हमेशा स्वतंत्र होता है और आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। तो इस वाक्य में गांधी जी ने कहा, यह तो है आपका प्रधान उपवाक्य, कि सदा सत्य बोलो, कि सदा सत्य बोलो, यह है आपका आश्रित उपवाक्य। आश्रित में कौन सा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्यों, क्योंकि इसका अकेले का अर्थ निकल सकता, गांधी जी ने कहा, इसका अकेले का अर्थ निकलता है। अगर इसको अपन छुपाने के बाद में ये अकेला बोलते हैं कि सदा सत्य बोलो, तो इसका अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये आपका है आश्रित उपवाक्य और ये आपका प्रधान उपवाक्य। जैसे दूसरा उदाहरण है, प्रताप ने गरजते हुए पूछा, प्रताप ने गरजते हुए पूछा कि बता तू कौन है, कि बता तू कौन है। प्रताप ने गरजते हुए पूछा कि बता तू कौन है। तो इसका स्वतंत्र रूप से अर्थ निकल रहा है, तो ये तो हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, कि बता तू वास्तव में कौन है। ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। दोस्तों जहां दोनों वाक्यों के मध्य छोटी की का प्रयोग किया जाए वो होता है आपका संज्ञा मिश्रित उपवाक्य या संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब है अपना दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य। कौन सा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो विशेषण का प्रयोग किया जाता है, अब जो विशेषण होता है इसके अन्य रूप के हो जाते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिस पर, जिन पर, ये सब विशेषण की इस जो के रूप है। जो, जिसे, जिसका, जिनकी, जिन पर, जिसके लिए, ये सब इस जो के मुख्य रूप है। अब इनका प्रयोग करते हुए होता आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे सीता गीता की बड़ी बहन है, सीता गीता की बड़ी बहन है, जो जयपुर में रहती है। सीता गीता की बड़ी बहन है जो जयपुर में रहती है। ये वाक्य आपके सामने कि सीता गीता की बड़ी बहन है जो जयपुर में रहती है। तो सीता गीता की बड़ी बहन है, इसको अकेला, इस उपवाक्य को अकेला बोलने पर इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे सीता गीता की बड़ी बहन है, इसका अर्थ स्वतंत्र रूप से निकल रहा है, तो ये तो हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। जो अब इस वाक्य को हटाने के बाद में अपन इस अकेले वाक्य को बोलते हैं जो जयपुर में रहती है। तो इस अकेले उपवाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ निकालने के लिए इस प्रधान उपवाक्य की सहायता लेनी पड़ती है। ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। प्रधान उपवाक्य का अर्थ स्वतंत्र रूप से निकलता है और आश्रित उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। प्रधान उपवाक्य के बगैर आश्रित उपवाक्य का अर्थ नहीं निकल पाता है। तो सीता गीता की बड़ी बहन है,
इस उपवाक्य का अर्थ स्वतंत्र रूप से निकल रहा है, तो ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। और जो जयपुर में रहती है, अब जो जयपुर में रहती है कौन? सीता, गीता की बड़ी बहन है जो जयपुर में रहती है। तो इस वाक्य का, इस उपवाक्य का अर्थ निकालने के लिए प्रधान उपवाक्य की सहायता लेनी पड़ती है। ये हो गया आपका आश्रित वाक्य। जैसे दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण आपके सामने इस प्रकार से है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब दोस्तों ये आवश्यक नहीं कि प्रधान उपवाक्य आगे हो, प्रधान उपवाक्य आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आश्रित उपवाक्य आगे भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो इस वाक्य में है जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर है वह सफल होगा। इस उपवाक्य को अपन अकेला बोलते हैं तो इसका अर्थ आराम से निकल रहा है, तो ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। जैसे मैं बोल रहा हूं कि वह सफल होगा, तो सफल होगा इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है, पढ़ता होगा तो सफल होगा अपने आप, तो वह सफल होगा इस उपवाक्य का अर्थ निकल रहा है स्वतंत्र रूप से। ये तो हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। अब इसको हटाने के बाद में इस उपवाक्य को अकेले को बोलते हैं अपन, तो इसको बोलने को होगा जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा। इस अकेले उपवाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है भाई, जो परिश्रम करेगा उसका क्या होगा? तो इसका अर्थ निकालने के लिए ये बोलना ही पड़ेगा कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये परिश्रम करेगा ये सफलता पर निर्भर है, तो इसका अकेले का अर्थ निकल है। ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। अब जैसे अगला उदाहरण है, इसमें जो, जिसे, जिसका, जिनका, जिन पर, जिसके लिए आदि विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे वे मित्र, तुम्हारे वे मित्र कहाँ गए जिन पर तुम्हें बड़ा भरोसा था, बड़ा भरोसा था। तुम्हारे वे मित्र कहाँ गए जिन पर तुम्हें बड़ा भरोसा था। तो तुम्हारे वे मित्र कहाँ गए जिन पर तुम्हें बड़ा भरोसा था। अब अपन इस वाक्य को अलग करते हैं, इस वाक्य को अकेले को बोलते हैं कि जिन पर तुम्हें बड़ा भरोसा था। तो इस अकेले उपवाक्य का अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। कैसे? जिन पर तुम्हें बड़ा भरोसा था, इस उपवाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इस उपवाक्य का अर्थ निकालने के लिए अपन इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। और तुम्हारे वे मित्र कहाँ गए जिन पर तुम्हें बड़ा भरोसा था, तो जिन पर शब्द है वो इसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य और ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। ये हो गया आपके विशेषण आश्रित उपवाक्य में। अब दोस्तों अगला है अपना क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्या होता है कि क्योंकि, यदि, तो, जब, तब, यथा, तथा, जितना, उतना आदि संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि पढ़ेगा, यदि पढ़ेगा तो सफल होगा, यदि पढ़ेगा तो सफल होगा। अब दोस्तों इसमें यह है कि सफल होगा यदि पढ़ेगा, यदि पढ़ेगा सफल होगा। अपन इसमें बोलते हैं कि सफल होगा, सफल होगा, वह सफल, यदि पढ़ेगा तो वह सफल होगा। इस अकेले उपवाक्य को अपन बोलते हैं कि वह सफल होगा, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। फिर दूसरा है यदि पढ़ेगा तो, यदि पढ़ेगा
तो इस उपवाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है। क्यों? यदि पढ़ेगा तो उसका क्या होगा? सफल होगा या असफल होगा। तो इस उपवाक्य का अर्थ निकालने के लिए इस प्रधान उपवाक्य की सहायता लेनी पड़ेगी, और इस प्रधान उपवाक्य का अर्थ निकालने के लिए अन्य किसी उपवाक्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे वह सफल होगा, इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये प्रधान उपवाक्य है। और यह यदि पढ़ेगा तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यदि वह पढ़ेगा तो सफल होगा, तो ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। जैसे दूसरा उदाहरण है आपके सामने, जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है? जैसे अपन इसको बोलते हैं जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे। अब इस अकेले उपवाक्य का अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये तो आपको भी पता लग गया होगा कि जितना गुड़ डालोगे, इसका अर्थ निकालने के लिए अगला उपवाक्य बोलना ही पड़ेगा, उसकी बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका अर्थ उसी पर आश्रित है। तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, उतना ही मीठा होगा, खारा होगा, मीठा होगा, फीका होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका अर्थ निकालने के लिए अगले उपवाक्य की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। तो विद्यार्थियों दोस्तों, अपने मिश्रित वाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा मिश्रित उपवाक्य, विशेषण मिश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण मिश्रित उपवाक्य। इसको अपन संज्ञा आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं। जैसे संज्ञा मिश्रित उपवाक्य में केवल की का प्रयोग होता है, विशेषण मिश्रित उपवाक्य में जो का प्रयोग होता है, और ये सब जो के रूप है, जो, जिसे, जिसका, जिन्हें, जिस पर, जिसके लिए, जिस पर, ये सब किसके रूप है? जो विशेषण के रूप है। क्रिया विशेषण में किस किस का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि, यदि, तो, जब, तब, यथा, तथा, जितना, उतना, जैसा, वैसा। जैसी करनी, वैसी बढ़नी, यथा राजा, तथा प्रजा, जितना गुड़ उतना मीठा, जो ही पुलिस आई त्यों ही चोर फरार हो गया। तो ये सब युग्म शब्द वाले संयोजक शब्द होते हैं, जो जोड़े के साथ में प्रयुक्त होते हैं, वो सारे आपके क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। अब अगला है आपका तीसरा है जटिल वाक्य के 3 भेद थे। एक तो संयुक्त उपवाक्य व संयुक्त वाक्य, दूसरा था मिश्रित वाक्य, और तीसरा है आपका संयुक्त मिश्रित वाक्य। क्या है दोस्तों? संयुक्त मिश्रित वाक्य। अब संयुक्त मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि संयुक्त वाक्य के और मिश्रित वाक्य के दोनों के उदाहरण संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं। एक ही उदाहरण में संयुक्त वाक्य का उदाहरण भी आता है और मिश्रित वाक्य का उदाहरण भी आता है। इसीलिए तीसरा है आपका इसका संयुक्त मिश्रित वाक्य। संयुक्त मिश्रित वाक्य तीसरा है। जटिल वाक्य के जो 3 भेद थे, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त मिश्रित वाक्य, तो ये तीसरा भेद है। इसमें क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य और एक स्वतंत्र उपवाक्य, एक स्वतंत्र उपवाक्य प्रयुक्त होता है। इसमें 3 उपवाक्य होते हैं। कौन कौन से? एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। अब दोस्तों ये तीनों चीज क्या है? प्रधान उपवाक्य का अकेले का अर्थ निकल सकता है, प्रधान उपवाक्य का अकेले का अर्थ प्रकट होता है। आश्रित उपवाक्य का अर्थ निकालने के लिए प्रधान उपवाक्य पर
निर्भर रहता है, प्रधान उपवाक्य की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वतंत्र उपवाक्य सदैव सबसे अलग होता है। इसको अपन इस दोनों के अलावा अलग, दोनों से अलग भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो इसको हटाने पर वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इन दोनों में से किसी एक को हटाने पर वाक्य पर प्रभाव पड़ जाता है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है। बल्कि स्वतंत्र उपवाक्य को वाक्य से अलग करने पर वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके उदाहरण इस प्रकार से आपके सामने है। संयुक्त मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य और एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। जैसे अध्यापक बोले कि कल सभी छात्रों को 8 बजे पहुंचना है और नाटक करना है। दोस्तों मैंने भी बताया था कि संयुक्त मिश्रित वाक्य में संयुक्त वाक्य उदाहरण भी होगा, मिश्रित वाक्य उदाहरण भी होगा। दोनों के उदाहरण मिश्रित या संयुक्त रूप से आते हैं। कि अध्यापक बोले कि कल सभी छात्रों को 8 बजे पहुंचना है, तो इसमें एक उपवाक्य तो ये हो गया। दूसरा उपवाक्य कि कल सभी छात्रों को 8 बजे पहुंचना है, ये हो गया। और तीसरा उपवाक्य हो गया और नाटक करना है। 3 उपवाक्य हो गए इसमें। अध्यापक बोले एक उपवाक्य हो गया, कि कल सभी छात्रों को 8 बजे पहुंचना है, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। और नाटक करना है, ये तीसरा उपवाक्य हो गया। तो मैंने बताया था कि प्रधान उपवाक्य का अर्थ स्वतंत्र रूप से निकलता है, आश्रित उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है, और स्वतंत्र उपवाक्य का वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको हटाने पर और इसको जोड़ने पर वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अब पहले अपन स्वतंत्र उपवाक्य ढूंढते हैं, तो अध्यापक बोले इसको अपन हटा नहीं सकते क्योंकि वाक्य गलत हो जाएगा। कि कल सभी छात्रों को 8 बजे पहुंचना है, इसको भी अपन हटा नहीं सकते। लास्ट में है अपन और नाटक करना है। अब इस उपवाक्य को हटाने के बाद में वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे अध्यापक बोले कि कल सभी छात्रों को 8 बजे पहुंचना है, वाक्य का अर्थ निकल रहा है। 8 बजे पहुंचने के बाद में चाहे कुछ भी प्रोग्राम करे, कुछ भी कार्यक्रम करे, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वाक्य का अर्थ आराम से निकल रहा है। इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको जोड़ भी सकते हैं अपन और इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र है। नाटक करना है, गीत गाना है, खेलना है, वो आगे की बात है, बल्कि इस वाक्य का अर्थ आराम से निकल रहा है। तो अध्यापक बोले एक उपवाक्य हो गया कि कल सभी छात्रों को 8 बजे पहुंचना है, दूसरा उपवाक्य हो गया। और नाटक करना है, ये तीसरा उपवाक्य हो गया। तीसरे उपवाक्य को हटाने के बाद में वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका स्वतंत्र उपवाक्य। कौन सा हो गया दोस्तों? स्वतंत्र उपवाक्य। अब इसमें देखना है कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य का अर्थ अकेले का अर्थ निकलता है, और आश्रित उपवाक्य का अर्थ निकालने के लिए प्रधान उपवाक्य की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अध्यापक बोले, ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य। कि कल सभी छात्रों को 8 बजे पहुंचना है, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। कौन सा हो गया? आश्रित उपवाक्य। तो संयुक्त मिश्रित वाक्य कौन सा कहलाता है? जिस उपवाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक आश्रित उपवाक्य हो और एक स्वतंत्र उपवाक्य हो। वो हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, ये हो गया आपका स्वतंत्र उपवाक्य, जिसका वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है वे लोग चले गए। वे लोग चले गए जो कल से इंतजार कर रहे थे और जिनके पास कुछ भी नहीं था। देखो दोस्तों, 3 उपवाक्य हो गए। ये यहां से लेकर के यहां तक एक ही वाक्य है, क्योंकि इसमें 3 उपवाक्य है। वाक्य एक है क्योंकि 3 उपवाक्य हैं। वे लोग चले गए जो कल से इंतजार कर रहे थे और जिनके पास कुछ भी नहीं था। अब इसमें कौन सा स्वतंत्र उपवाक्य है? सबसे पहले अपन उसको ढूंढते हैं जिसका वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो, अगर अपन इसको हटाते हैं तो वाक्य पर शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वाक्य स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट करेगा। क्योंकि वे लोग चले गए जो कल से इंतजार कर रहे थे, यहां तक अपन इसको पढ़ते हैं तो इसका अर्थ आराम से निकल रहा है। और जिनके पास कुछ भी नहीं था, इसकी आवश्यकता अपन को नहीं है। तो ये हो गया आपका स्वतंत्र उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य? स्वतंत्र उपवाक्य।
अब इनमें से अपन को ये देखना है कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। जिसका अकेले का अर्थ निकलता है वो प्रधान उपवाक्य है, और जिसका अर्थ प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है वो आश्रित उपवाक्य है। तो वे लोग चले गए, जैसे कोई पूछता है आपसे कि वे लोग चले गए, तो इसका आराम से अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य। जो कल से इंतजार कर रहे थे। अब इस वाक्य को न बोल करके मैं अकेला ही ये वाक्य बोल रहा हूं, जो कल से इंतजार कर रहे थे। अब कोई पूछ लेगा, मैं आपसे ऐसे कहूं जो कल से इंतजार कर रहे थे, तो आप कहोगे कि कौन थे? कौन थे कल से इंतजार कर रहे थे? तो इसका अकेले का अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ निकालने के लिए इस वाक्य को बोलना पड़ेगा। जैसे वे लोग चले गए जो कल से इंतजार कर रहे थे, तो इसका अर्थ इस प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य ये हो गया आपका स्वतंत्र उपवाक्य। अगला है, मैं जब स्टेशन पहुंचा, मैं जब स्टेशन पहुंचा तब वहां कोई नहीं था, तब वहां कोई भी नहीं था और किसी ने मेरी तलाशी तक नहीं ली। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब वहां कोई नहीं था और मेरी तलाशी तक नहीं ली। ये अब देखो दोस्तों, अपन इस वाक्य को अलग करते हैं और इसको यहां तक बोलते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है या नहीं निकलता है? मैं जब स्टेशन पहुंचा तब वहां कोई नहीं था, इसका अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब अपन इसको हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और किसी ने मेरी तलाशी तक नहीं की, इसका मतलब ये हो गया आपका स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य सदैव आपको लास्ट में मिलेगा, इसकी ये भी विशेषता है। स्वतंत्र उपवाक्य संयुक्त मिश्रित वाक्य में लास्ट में मिलेगा, और प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आगे पीछे मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्वतंत्र उपवाक्य। अब इसमें आपको ये ढूंढना है कि कौन सा प्रधान है, कौन सा आश्रित उपवाक्य। जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा, इसका अर्थ निकल रहा है। तब इसको अकेले में पढ़ने पर अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। तब वहां कोई नहीं था, इसको अकेले को पढ़ो अपन, जैसे तब वहां कोई नहीं था, तब वहां कोई नहीं था। इस अकेले उपवाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जैसे मान लो आप कहोगे तब वहां कोई नहीं था, तो कोई पूछेगा कि कब, तो इसका अर्थ निकालने के लिए इसको बोलना पड़ेगा क्या, कि मैं जब स्टेशन पहुंचा तब वहां कोई नहीं था। तो इसका अर्थ इस पर निर्भर है, तो ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया, ये हो गया आपका स्वतंत्र उपवाक्य। तो दोस्तों, रचना की दृष्टि से जो वाक्य के तीन भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के जो तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसमें प्रश्न तरह तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि रचना की दृष्टि से, अगर सीधा पूछ ले कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तब आपको तीन बताने हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो भी तीन बताने हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अगर ऐसे पूछा जाए कि रचना की दृष्टि से वाक्य के मूल भेद कितने होते हैं, मूल भेद पूछे, तब आपको दो बताने हैं, कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य और जटिल वाक्य। सरल वाक्य, जटिल वाक्य। जटिल वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन से? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त मिश्रित वाक्य, ये जटिल वाक्य के तीन भेद होते हैं। इन तीनों भेदों का अपने पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य को जोड़ने वाले संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और संयुक्त वाक्य के चार भेद होते हैं। फिर मिश्रित वाक्य में संयोजक शब्द होते हैं, उनके भी तीन भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। फिर है संयुक्त मिश्रित वाक्य, जिसमें एक प्रधान, एक आश्रित, एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, जो आपके सामने अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। अब संयुक्त वाक्य के भेद पिछले वीडियो में बताए जाते हैं। अब है आपके उपवाक्य। क्या है दोस्तों? उपवाक्य।
ये बार बार आ रहा है कि प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। तो उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं? तो ये अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि उपवाक्य के भेद कितने होते हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं, तो आपको अलग बताना है। वाक्य के भेद अलग होते हैं और उपवाक्य के भेद अलग होते हैं। तो उपवाक्य किसे कहते हैं? जैसे ये है आपका उपवाक्य। साधारण या सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, उसमें कोई उपवाक्य प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब उपवाक्य कहते किसे हैं कि जो जटिल वाक्य, जो जटिल वाक्य एक से अधिक छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनते हैं, वे आपके उपवाक्य कहलाते हैं। कि जो जटिल वाक्य एक से अधिक छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनते हैं तो वो आपके उपवाक्य कहलाते हैं। अब उपवाक्य के भेद पूछ ले तो आपको दो बताने हैं। उपवाक्य के भेद पूछे तो कितने बताने आपको? दो। वाक्य के भेद पूछे तो आपको बताने हैं तीन। वाक्य के मूल भेद पूछे तो बताने आपको दो। वाक्य के मूल भेद दो कौन से हैं? सरल वाक्य, जटिल वाक्य। जटिल वाक्य के भेद कितने हो गए? तीन। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त मिश्रित वाक्य। और उपवाक्य के भेद पूछे तो आपको दो बताने हैं। कौन कौन से बताने हैं? एक तो है प्रधान उपवाक्य, एक तो है प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आपका आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है? जिसका अर्थ स्वतंत्र रूप से निकलता हो, स्वतंत्र रूप से अर्थ निकलता हो, अर्थ स्वतंत्र रूप से निकलता हो, वो आपका प्रधान उपवाक्य कहलाता है। और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है, मतलब जिसका अर्थ प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है वो आपका आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जिसका अर्थ स्वतंत्र रूप से निकले प्रधान उपवाक्य, और जिसका अर्थ प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो वो आश्रित उपवाक्य। अगर आपसे इससे पूछा जाए कि आश्रित उपवाक्य के कितने उपभेद होते हैं, तो होते हैं विद्यार्थियों दोस्तों तीन। कौन कौन से? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा है आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अभी मैंने आपको मिश्रित वाक्य बताया था। मिश्रित वाक्य के भेद कितने होते हैं? तीन। संज्ञा मिश्रित उपवाक्य, विशेषण मिश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण मिश्रित उपवाक्य। अब यहाँ पर आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, दोनों सेम ही है। अब सेम इस प्रकार से है क्योंकि स्वतंत्र वाक्य में, सरल वाक्य में कोई उपवाक्य नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान एक आश्रित होता है। तो ये आश्रित उपवाक्य केवल मिश्रित में ही काम आता है। यह आश्रित उपवाक्य केवल किसमें काम आता है? मिश्रित वाक्य में ही काम आता है। तो जो आश्रित के तीन उपभेद माने जाते हैं, यही तीनों उपभेद मिश्रित वाक्य के भी माने जाते हैं, क्योंकि आश्रित उपवाक्य मिश्रित के अलावा किसी में प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए यही भेद आपके मिश्रित के माने जाते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि मिश्रित वाक्य के भेद कितने होते हैं, तब भी आपको तीन बताने, संज्ञा मिश्रित उपवाक्य, विशेषण मिश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण मिश्रित उपवाक्य। अगर ऐसे पूछ ले कि आश्रित उपवाक्य के भेद कितने होते हैं, तब भी आपको तीन बताने हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या प्रयुक्त होता है कि इसमें क्योंकि कि अकेला उसमें है और क्योंकि इसमें है, कि उसमें है और क्योंकि उसमें है।
इसके अलावा क्या कहते हैं, वो जोड़े वाले संयोजक शब्द आते हैं जब, तब, यथा, तथा, ज्यों त्यों, जितना उतना, जैसी वैसी, जिसका उसका, ये संयोजक शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्या किया आएगा, जैसे तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये उसमें की का प्रयोग हो गया। तो ये उदाहरण आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य का जो वाला रहेगा आपका विशेषण में, क्योंकि कि अकेला उधर है और क्योंकि इधर है। अब क्योंकि जैसे रमेश को गाड़ी नहीं मिली, जैसे उदाहरण है रमेश को गाड़ी नहीं मिली, रमेश को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा। रमेश को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा। अब इसमें क्योंकि का प्रयोग हो गया तो ये आपका क्रिया विशेषण का है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का है। अब इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। जैसे मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं कि रमेश को गाड़ी नहीं मिली, इस अकेले वाक्य को बोल रहा हूं रमेश को गाड़ी नहीं मिली, तो इस उपवाक्य का अकेले का अर्थ निकल रहा है। तो रमेश को गाड़ी नहीं मिली, इसका मतलब है शायद लेट हो गया होगा, कहीं बैठ गया होगा, बीमार हो गया होगा, कुछ भी हो गया, इसका अकेले का अर्थ निकल रहा है। रमेश को गाड़ी नहीं मिली, नहीं मिली। अगर इस अकेले उपवाक्य को मैं बोलता हूं जैसे क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा, इस उपवाक्य को हटाने के बाद में इस उपवाक्य को अकेले को बोलता हूं क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा। अब इस उपवाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, रमेश को गाड़ी नहीं मिली। इस उपवाक्य का अर्थ निकालने के लिए इसकी सहायता लेनी ही पड़ेगी और इसका अर्थ निकालने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, और ये पूरा वाक्य किसमें चला गया, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में प्रयुक्त हो जाता है इस क्योंकि के कारण। तो दोस्तों ये हो गया आपका उपवाक्य। जो जटिल वाक्य एक से अधिक छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनता है वो आपका उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के भेद होते हैं दो, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य का अर्थ स्वतंत्र रूप से निकलता है, आश्रित उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। आश्रित उपवाक्य के तीन उपभेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो दोस्तों ये हो गया आपके वाक्य के रचना की दृष्टि से वाक्य के तीनों भेद कंप्लीट। अब इसके बाद में है अपने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, जो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक भी किसी विद्यार्थी ने, किसी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आगामी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।